नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के रुझान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और केदारनाथ विधानसभा की जनता को बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल को विजयी बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में भाजपा एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत जनता की जीत है। जनता ने विकास और सुशासन को चुना है। हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड में विकास अंतिम व्यक्ति के छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जीत हुई है सर, किस तरीके से देखते हैं सर? आपने लगातार चुनाव प्रचार किया सर केदारनाथ में भी। और मैं सर्वप्रथम बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहां के लिए योजनाएं बनाई, 2014 के प्रलय के बाद जो वहां विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहां पर नवाचार स्थापित हो, वहां पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहां से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रतिभाग कर जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मौजूद संबंधित अधिकारियों को सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। बता दें कि बीते दिनों से पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। भूखे प्यासे युवाओं के लिए क्षेत्र के ही पूर्व सैनिकों ने लंगर की व्यवस्था की है। वहीं सीएम धामी खुद लंगर में शामिल हुए और युवाओं को खाना भी परोसा। सभी विकास योजनाएं जो प्रमुख हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, बेस हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग अवस्थापनाएं, सड़क, पीएमजीएसवाई और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुंचे, उनको मदद हो, तय समय पर ये योजनाएं पूरी हों और गुणवत्ता से हों। उत्तराखंड के 2 लोक गायकों ने युगल गीत गाया है जो जल्द रिलीज होने वाला है। इस गीत का प्रोमो ही बहुत हिट हो गया है। इस गीत को गाया है प्रसिद्ध लोक गायक दीवान कनवाल और डॉक्टर अजय ढोंडियाल ने। गीत रचना कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि शारदा अनपढ़ की है। वहीं
टोंडियाल और कनवाल के सुर में ये पहली युगल ऐसी रचना सामने आई है जिसका प्रोमो ही लोक में बहुत हिट हो गया है। आपको बता दें कि ये गीत अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रोमो जनमानस में हिट हो रहा है। दीवान कनवाल कुमाऊं की पहली फीचर फिल्म मेघा आके गायक रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर दोनों दल एक साथ होकर यहां के लोगों को ठगने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी गैरसैंण में सत्र बुलाई जाती है तो आनन फानन में दोनों दलों के विधायक आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और सदन में शोर शराबा करने लगते हैं, जिससे सदन को 3 या 4 दिनों के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि पहले वह गैरसैंण पटवारी क्षेत्र होता था। एक चीज मैं विधायक रहा हूं, विजय भवन चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वही कहा धोखा कर रहे हैं गैरसैंण के साथ। कोई बात कहे कि साहब नहीं गैरसैंण राहत देने वाले जब धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं खुद मंत्री था, विधायक था। वहां क्या होता था कि जैसे 3 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, आनन फानन में दोनों दल सत्ता पक्ष में विपक्ष भी क्या करता है, आनंद फानन में विधायक लोग आपस में जो है सलाह मशवरा करते हैं, शोर शराबा करते हैं। और 3 दिन के अंदर आज मुझे बता दो, जब से वहां विधानसभा शुरू हुई है गैरसैंण में, 3 या 4 दिन से ज्यादा वहां सत्र चलता ही नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये सारे उत्तराखंड को बेवकूफ बना रहे हो कि गैरसैंण राजधानी बनेगी। मैंने पहले भी कहा वो पटवारी क्षेत्र होता था। 97 में तहसील मैंने बनाई थी गैरसैंण। उसके बाद आज तक गैरसैंण में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए ये जो राजनीतिक स्टैंड के लिए राजनीतिक चोचलेबाजी आप कर रहे हो कि साहब हम गैरसैंण के लिए बड़ी हिमायती, गैरसैंण के कहीं कोई हिमायती नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन, ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि सबसे ज्यादा पलायन राज्य बनने के बाद हुआ है। इतना पलायन 70-75 सालों में नहीं हुआ उत्तराखंड का जितना राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में पलायन हुआ है। तो आप गैरसैंण को लोगों को धोखा दे रहे हो। वहां जाकर ये अब मैं सोचता हूँ लोग इन चोचलेबाजियों में नहीं आने वाले। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अडानी प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। करण माहरा ने कहा कि रिश्वत देना और लेना कानूनी रूप से अपराध है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व में सेबी की अडानी से संलिप्तता को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अडानी के पोर्ट पर 3000 करोड़ का नशा पकड़ा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अमेरिका की एजेंसी ने भ्रष्टाचार का खुलासा कर राहुल गांधी की बात को सच साबित कर दिया। विभाग अमेरिका ने अडानी ग्रुप के ऊपर 2000 करोड़ की रिश्वत देने के षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं और ये आरोप भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप है, जिसके तहत वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि में अधिक दामों में बिजली बेचे जाने का षड्यंत्र था, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने की कोशिश अडानी ग्रुप ने की। अमेरिका ने वारंट जारी किया, लेकिन भारत की सरकार अभी कुछ भी नहीं कर रही है। जो कांग्रेस सरकार काफ़ी लंबे समय से सेबी के प्रमुख और अडानी के रिश्ते की बात कर रही थी, वो आज साबित हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी हम अडानी के कौन क्या अभियान चला रही थी, जिसमें 100 आरोप अडानी और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए गए थे, उसकी आज पुष्टि होती है। वहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से अडानी और अंबानी ग्रुप को मदद कर रहे हैं, किस तरीके से संपत्ति परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, उनकी नीलामी में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, यह आज जगजाहिर हुआ है। वहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उनको जेल पहुंचाने की कोशिशें जो कर रहे हैं, उसका खुलासा हुआ है।
दवायर जो हमारे FCPA का उल्लंघन, साथ में प्रतिभूति का धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश का भी खुलासा हुआ है। इसमें नियमों का उल्लंघन करके और गलत बयानी करके अपने शेयर बेचने का आरोप भी अडानी ग्रुप पर लगा है। साथ ही किस तरीके से विद्युत के दाम बढ़ाने के लिए उनके संयंत्रों को खरीदने में कीमत बढ़ाकर दिखाई गई, कोयले की खरीद जो दिखाई गई वो दुगने तिगने के दाम में दिखाई गई, और वो आज इस चीज़ का खुलासा हुआ है। आखिर भारत सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी, इस पर भी चर्चा है। और सेबी की जो प्रमुख है बुच, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर कल कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम करेगी, साथ में अडानी की गिरफ्तारी की मांग करेगी। एक तरफ अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी करते उनके भतीजे के खिलाफ, दूसरा भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और उस जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हम करेंगे। मैं स्पष्ट तौर पर एक तो पहली बात है कि सेबी के जो प्रमुख है बुझ, उनका निवेश है अडानी की कंपनी में, ये क्लियर हो गया है। दूसरा, रिश्वतखोरी या झूठ बोलकर अपने शेयर बेचना, ये दोनों ही अपराध हैं। ये सबको पता है कि अडानी की कुछ शेयर्स पे, कुछ कंपनीज पे जांच चल रही है, लेकिन अडानी ने ये कहा कि उन पे कोई जांच नहीं बैठी है, ना उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है। ये निवेशकों के साथ धोखा है। दूसरा, जिस तरीके से इंडोनेशिया से जो कोयला लाया गया उसकी कीमतों में भारत पहुंचते पहुंचते 50% की जो बढ़ोतरी हुई है, और उपकरणों को खरीदने में उपकरणों की कीमत को 50% तक बढ़ाकर दिखाना, ये निवेशकों के साथ धोखा है और ये सेबी के नियमों का उल्लंघन भी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं ICAR क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रीगण, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि की क्षेत्र में प्रदेश की समस्या पर शोध किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे कृषकों का खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ICAR के सभी वैज्ञानिक, सभी प्रदेशों के मंत्री व अधिकारीगण थे, और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। मैंने अनुरोध किया कि पूर्व में 2 साल पहले तक केंद्र सरकार द्वारा घेर बाड़ के लिए धनराशि दी जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से ये दिक्कत हमारे प्रदेश सरकार के सामने आ रही है। और क्योंकि आज हम नवोदित राज्य हमारे सीमित साधन हैं, अपने साधनों से इसको करने में अक्षम है, मैंने अनुरोध किया कि जब तक नई तकनीक का हम इस्तेमाल नहीं करते तब तक ये पूर्व की भांति इसको कंटिन्यू रखा जाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ जैविक खेती आज हम 38% से अधिक हम ऑर्गेनिक हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा, हम इसको 50% तक लेकर जाएंगे। आज हमें जैविक खाद की आवश्यकता है, इन मुद्दों को मैंने उठाया। इसी प्रकार हमारा जो तुमड़ी आलू है, जिसकी आज बहुत डिमांड है, उसके लिए शोध की आवश्यकता है कि शोध करके कैसे हम
इसके उत्पाद को और बढ़ाएं। इसी प्रकार जो हेम्प की खेती है उसके लिए मैंने आग्रह किया है। और एक हमारा चौपटिया गार्डन में हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो पिछले कई वर्षों से बंद है। और मुझे जैसा कि जानकारी हुई कि हिमाचल के लोग वहां से ट्रेन लेकर गए और हिमाचल अगर आज कहां पहुंच गया उसको जीवित करने की आवश्यकता है। हालांकि हमारी सरकार ने प्रयास हम कर रहे हैं कि हम जनवरी तक उसको रिवाइव करेंगे, लेकिन इसमें अगर केंद्र से हमें मदद मिलेगी, केंद्र से हमें अगर और साइंटिस्ट मिलेंगे तो आने वाले समय में चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब मांगा है। पूछा गया है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे में 6 छात्रों की मौत के पीछे क्या वजह रही। ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच जारी है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। आप भी इसमें मेरे ख्याल से रिपोर्ट के लिए कुछ कहा गया है कि? हाँ, जैसा आपको पता है कि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर की रात को एक बड़ी भयावह दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई और एक 7वां व्यक्ति जो उसमें सवार था वो अभी घायल है। और वस्तुतः ये लोग इनोवा वाहन पे सवार थे और बल्लूपुर की तरफ से गाड़ी आ रही थी। ओएनजीसी चौक पर एक कंटेनर से पीछे से इसमें कोलिजन हुआ और उसके बाद इनोवा गाड़ी बहुत हद तक डैमेज हो गई और 50-60 फीट आगे तक घिसटती हुई चली गई और घिसटती हुई गई और एक पेड़ में टकरा गई। तो 2 टाइप का इसमें हुआ, एक तो कंटेनर से टकराई है और एक पेड़ से टकरा गई वही गाड़ी। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और देखने में पता चला कि संभवतः इसमें ओवर स्पीडिंग का केस रहा होगा, क्योंकि यह तभी है जब इतना ज़्यादा नुकसान तभी होगा जब गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही, है ना। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित है, परिवहन विभाग भी चिंतित है। हमसे रिपोर्ट भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ऑन रोड सेफ्टी यह भी रिपोर्ट मांग रही है इसमें कि बताइए कि क्यों दुर्घटना हुई और आप इसको ऐसे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण तो किया ही किया था, गाड़ी को देखा, जो दोनों गाड़ी वहाँ थे उनको, उसके बाद जो कितना नुकसान हुआ है और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इन सब चीज़ों को रास्ते में जो गाड़ियाँ जहाँ से गुजर रही थी, इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को भेजने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दिनांक 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना है। वहीं जिसके दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है। प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय इत्यादि पर होने वाले व्यय मानकों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। हम सबको विदित है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है वो 2025 के 28 जनवरी
से प्रारंभ होने जा रहा है और लगातार 14 फरवरी तक यह राष्ट्रीय खेल आयोजित रहेंगे। तो उसके निमित्त, उसकी तैयारियों के निमित्त में कुछ चीज़ें जो बहुत आवश्यक थी, जिसके दृष्टिकोण से आगे चल के उत्तराखंड जो है अधिक से अधिक मेडल ला सके, हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो जो हमारा पुराना जियो एग्जिस्ट करता था, उसकी जगह पे नया जियो जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं, जो कि खेल संघों के द्वारा भी और खिलाड़ियों के द्वारा भी लगातार विभाग से आग्रह किया गया था और स्वयं विभाग भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के संशोधन से निश्चित रूप से हमारे जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहे हैं उसमें हमारे खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवास व्यवस्था से लेकर, भोजन भत्ता से लेकर, स्पोर्ट्स किट से लेकर, यात्रा भत्ता से लेकर विविध व्यय में जो है हम लोगों ने परिवर्तन किया है। जैसे कि हमारा आवासीय व्यवस्था में पहले हम लोग 150 रुपये हम लोग देते थे, जो अब 180 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रशिक्षक किया गया है। इसके साथ ही भोजन भत्ता जो है, जो पहले 250 रुपये था, अब उसे बढ़ाकर हम लोगों ने 480 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से हमारे उपकरण, जो खेल सामग्रियों को लेकर जो धनराशि पहले निर्धारित थी 25,000, वो अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। और विविध व्यय, जो कि जिसमें शायद लेखन सामग्री, जलपान हो गया, मैदान मार्किंग सामग्री हो गया, मैदान का अनुरक्षण इत्यादि हो गया, जिसकी धनराशि पूर्व में 25,000 हुआ करती थी, अब वो 40,000 की धनराशि कर दी गई है। यात्रा भत्ता, इसकी भी लगातार डिमांड खिलाड़ियों के द्वारा होती थी, जो कि अब पहले 1500 रुपये था टीए, अब उसे बढ़ा के जो है 2,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हमारे जो विशेष प्रशिक्षण शिविर हैं, उनके संचालन के लिए जो हमारे यहाँ के प्रशिक्षक होंगे, उनकी हाई परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे, चाहे वो डायरेक्टर हो, हेड प्रशिक्षक हो, सहायक प्रशिक्षक हो, या स्ट्रेंथ हो, या कंडीशनिंग एक्सपर्ट हो, इनके भी मानदेय में हम लोगों ने गदरपुर में भी 21वीं पशु गणना की शुरुआत हो चुकी है। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा घर घर जाकर पशु पक्षियों का गणना किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के बाद हर प्रकार के पशु पक्षी जो लोग पालते हैं और निराश्रित पशुओं की गणना की जा रही है। प्रत्येक घर गाँव में जाकर मुर्गी, स्वान, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और अन्य तरह के जानवरों की गणना की जाएगी। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि पशुओं की गणना करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सहयोग करें। और कौन लोग करें? जी बिल्कुल, भारत सरकार के द्वारा हर 4 वर्षों पे पशु गणना कराई जाती है। यह 21वीं पशु गणना है, जो कि अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होकर फरवरी 2025 तक का समय है, जिसमें देश भर में एक साथ पशु गणना प्रारंभ की गई है। और जितने भी पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, बैल, जितने हैं सभी की गिनती होगी। और इवन की जो निराश्रित पशु हैं उनकी भी गिनती होगी, और सभी अलग अलग नस्लवार इनकी गणना करके डाटा संग्रह किया जाएगा। कौन लोग इसमें गणना करने वाले हैं? पशुपालन विभाग इसके लिए नोडल विभाग है, और हम लोगों के द्वारा इसमें प्रगणकों का चयन अपने विभागीय कर्मचारी एवं आउटसोर्स से भी किया गया है। उनका प्रशिक्षण हुआ है और उन्होंने अभी कार्य प्रारंभ कर दिया है। पशुपालकों से कोई अपील? पशुपालकों से हम यही अपील करते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन संगणना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जब हमारी टीम आपके घर पहुंचे, आप सहयोग करें, अपने सभी पशुओं के बारे में उनको जानकारी दें, मांगे गए जानकारी को। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।